कैसे हैं आप सभी। मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज टेंस के सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़। अक्सर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या सामान्य क्लास की पढ़ाई में भी फॉर और सिंस के इस्तेमाल में गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती आज बिल्कुल भी जारी आपको मिलने वाली है। दूसरा, शैल और विल का यूज कैसे करते हैं और उसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बदलने से उसके अर्थ में क्या बदलाव आता है, इसका भी एक डिटेल एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फॉर और सिंस के यूज में क्या बारीक अंतर है और कैसे इस चीज़ को हम समझें। आज के वीडियो में मेरा दावा है यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर कभी गलती आप नहीं करेंगे। आप देखिए 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। वह 4 घंटों से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह वहाँ 1942 से 1950 तक रहा। ये 3 सेंटेंस है। इन्हीं 3 सेंटेंस के माध्यम से इस तीनों के यूज को हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं फॉर और सिंस, ये फॉर और सिंस का प्रयोग हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आम तौर पर सामान्यतया चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इन्हीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब समय के 2 छोर को मिलाया जाए, 2 बिंदु को मिलाया जाता है, तो उसमें हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम और टू, फ्रॉम के साथ टू भी लगाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि वह 4 घंटों से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि कोई काम कुछ समय पहले शुरू हुआ, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसे मतलब नहीं है, पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है और उसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। पास्ट में होगा कि काम शुरू हुआ, एक खास मोमेंट पर वह हो रहा था और उसके आगे भी होते रहने की संभावना थी। भविष्य में भी यही बात होगा कि काम शुरू हुआ, होगा, होता रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। और प्रेजेंट में क्या होता है कि ये काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, अभी हो रहा है और आगे भी होने की संभावना, इसी को कहते हैं। यानी काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, अभी वो काम जारी है और इसके आगे कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बस यही होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ कह रहा है कि वह 4 घंटों से पढ़ रहा है। तो ये जो 4 घंटों से आप देख रहे हैं, यहाँ समय सूचक शब्द से लगा हुआ है और यहाँ कह रहा है वह 4 बजे से पढ़ रहा है। अब इस दोनों में अंतर है, 4 बजे और 4 घंटा। तो जब वाक्य को पढ़ने के बाद आपको समय, पीरियड ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, समय की अवधि जोड़ जाड़ कर, गिन गुथ कर, नाप तोल कर रखी हुई मिल जाए, तो वहाँ बेहिचक आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, वह 4 घंटे से खेल रहा है। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि वह कितने बजे से खेल रहा है, 4 घंटा से खेल रहा है। 4 घंटा क्या हुआ? एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, समय की एक अवधि हुई। लेकिन 4 बजे से अगर खेल रहा है, हम कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ 4 बजे से मतलब अभी कितने बजे हैं, तो 8 बज गए। 4 बजे से खेल रहा है यानी कितना घंटा खेल लिया? 4 घंटा खेल लिया। तो 4 बजे स्वाभाविक सी बात है कि 24 घंटे में तो 2 ही बार 4 बजता है, एक बार शाम में और एक बार सुबह में। तो 4 बजना जो है ये 24 घंटे का एक निश्चित समय बिंदु है, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। उसी तरीके से वह 4 दिन से खेल रहा है, तो 4 दिन एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन वह 4 जनवरी से खेल रहा है, तो जनवरी तो साल में एक ही बार आता है, चाहे वह किसी भी साल में आए, एक बार आता है। तो जनवरी एक फिक्स हुआ, उसमें भी कितना जनवरी, तो 4 जनवरी, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल रहा है। अगर हम कहें वह 2 वर्षों से खेल रहा है, तो 2 वर्ष वह
1982 से खेल रहा है या 1986 से, ये हमें नहीं पता है, 2 वर्ष से खेल रहा है। 2 वर्ष एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन वह 1986 से खेल रहा है, तो 1986 जो है वो 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो उसमें वह एक ही ईयर है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे 4 दिन, 4 महीने, 4 वर्ष, 1 सप्ताह, 1 महीना, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वह सोमवार से खेल रहा है, वह जनवरी से खेल रहा है, वह 2020 से खेल रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर वाक्य का सबसे अंतिम अक्षर हमने है देखा, इससे यह प्रेजेंट हो गया। मूल क्रिया में ना की जगह रहा, रहे, रही है और प्लस समय सूचक शब्द से है, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और इसमें कोई प्रश्न और नेगेटिव नहीं है, यानी कि ये एफर्मेटिव हो गया। ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ये सारा तरीका मैं पहले के 3 वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप ए चार्ट ऑफ टेंसेस का पहला लेसन डिटेल में ये सारा चीज़ समझाया हुआ, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ही हैज बीन, पढ़ रहा है तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। और 4 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, यहां से के लिए लग जाएगा फॉर, 4 आवर्स, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका। अब वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो ये 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही हैज, वह 4 बजे से खेल रहा था, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट में है, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। तो ये सिंस और फॉर का यूज आपने देखा, 4 घंटों से ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ तो फॉर लगा, 4 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो सिंस लगा। वह वहाँ 1942 से 1950 तक रहा। अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को मिलाया जाए, समय के 2 छोर को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1942 से, फ्रॉम 1942 और 1950 तक टू 1950, तो जब समय के 2 छोर को मिलाया जाए तो वहां फ्रॉम के साथ टू भी लगता है, तो यहां बनेगा ही लिव्ड देयर फ्रॉम 1942 टू 1950। तो ये रहा फ्रॉम के साथ टू का यूज सेंटेंस में। दूसरा यह ध्यान रखिएगा कि फॉर और सिंस का प्रयोग आमतौर पर मुख्य रूप से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग जो है वो इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आवश्यकता अनुसार किसी भी टेंस में किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से जानने वाली बात रही। तो अब इसको हम समझ गए और ये क्लियर हो गया। अब आगे बात आ रही है यूज ऑफ शैल एंड विल। देखिए यूज और शैल और विल का जो प्रयोग है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका एक सीमित दायरा है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग अगर हम करें तो उसे अर्थ में बदलाव आता है, और वो क्या बदलाव आता है ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे अगर एफर्मेटिव और नेगेटिव हो, यानी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो और एफर्मेटिव या नेगेटिव में अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हमें क्या शो करता है, ये फ्यूचरिटी को दिखाता है, यानी सिंपली फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, इसे सिंपल फ्यूचरिटी का पता चलता है।
वी शैल गो, हम लोग जाएंगे। लेकिन इसी एफर्मेटिव या नेगेटिव में अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करें, यानी अगर इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे तो विल जो है ये डिजायर को शो करने के लिए किया जाता है, यानी इच्छा को। आई विल गो, इसका अर्थ हुआ मेरी इच्छा है मैं जाऊं, मैं जाऊंगा, मेरा जाने का इरादा बन चुका है, मैं जाऊंगा। तो एक होता है आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचरिटी है। लेकिन आई विल गो ये बताता है मेरी इच्छा है कि मैं जाऊं, मैं अवश्य जाऊंगा। दूसरा, अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाए तो ये सिंपल फ्यूचरिटी के साथ साथ कमांड को भी दिखाता है। जैसे शैल आई गो, क्या मैं जाऊं? यहां दो बात हो रही है, क्या आपकी आज्ञा है कि मैं जाऊं, ऐसा आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, कमांड, और क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊंगा, फ्यूचरिटी को भी दिखाता है, साथ साथ कमांड को भी दिखाता है। लेकिन नेगेटिव अगर हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो उसमें विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं किया जाता है। लेकिन शैल का प्रयोग जो है ये हमें फ्यूचरिटी के साथ साथ कमांड को भी शो करता है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो हम सभी जानते हैं कि सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग फ्यूचरिटी को दिखाता है। यू विल गो, मैं जानता हूं कि तुम जाओगे, तुम जाने वाले हो, तुमको वो जाना है। लेकिन अगर कहें यू शैल गो, इसका मतलब मैं हुक्म देता हूं कि तुम जाओ, इट इज माई ऑर्डर, यू गो, यू शैल गो। यानी सेकंड पर्सन के साथ अगर शैल का प्रयोग हो जाए तो ये सिंपल फ्यूचरिटी नहीं, ये कमांड को बताता है। फ्यूचरिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ ये एक हुक्म या आदेश को बताता है। यू शैल गो, तुमको जाना होगा, इट इज माई ऑर्डर, तुमको जाना होगा, ये कमांड को दिखाता है। तो ये मामला आता है एफर्मेटिव या नेगेटिव में। लेकिन अगर सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर दिया जाए इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी दिखाता है, शैल यू गो, क्या तुम जाओगे। लेकिन अगर विल का प्रयोग करें, विल यू गो, इसका दो बात होता है इच्छा के लिए, विल यू गो, क्या तुम्हारी जाने की इच्छा है। दूसरा इंटेंशन, और तीसरा फेवर भी शो करने के लिए किया, विल यू गो, क्या आप मेरे लिए वहां जाने की कृपा करेंगे, ये अर्थ देता है। सेकंड पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में विल का प्रयोग आपका अनुग्रह या आपका फेवर पाने के लिए होता है। जैसे विल यू गो देयर, क्या आप मेरे लिए वहां जाने की कृपा करेंगे मेरे ऊपर, क्या आप वहां जाएंगे मेरे लिए। तो आप किसी का फेवर विन करना चाहते हैं, उसके लिए सेकंड पर्सन के साथ अगर विल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये दिखाएगा। अगर सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो वह सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है, शैल यू गो, क्या तुम जाओगे, मैं पूछ रहा हूं क्या तुम जाओगे। थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल का प्रयोग हो तो यह कमांड को दिखाता है, ही शैल गो, उसे जाना होगा। अगर विल का प्रयोग करेंगे जैसे ही विल गो, हाँ मैं जानता हूं कि वह जाएगा, ये सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है। लेकिन अगर इसी के साथ इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम शैल का प्रयोग करें तो यह इनडायरेक्ट कमांड को शो करता है। इनडायरेक्ट कमांड का सेंस ये हुआ कि क्या आप या वह उसको आदेश करेंगे कि वह जाए, शैल ही गो, इसका अर्थ हुआ कि क्या आप उसको कहेंगे कि वह जाए या वह उसको कहेगा कि वह जाए। शैल ही गो यह इनडायरेक्ट कमांड है, लेकिन विल ही गो यह सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है। तो मुख्य रूप से फर्स्ट पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचरिटी शो करने के लिए एफर्मेटिव में हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल का प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव में तो वह डिजायर को दिखाता है। अगर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल का प्रयोग करेंगे तो वह फ्यूचरिटी और कमांड दोनों शो करता है। अगर विल का प्रयोग नहीं करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ
अगर सामान्य अर्थ में हम शैल का प्रयोग करें तो वह कमांड को दिखाएगा, लेकिन विल सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाएगा। किसमें? एफर्मेटिव या नेगेटिव में। लेकिन वही बात अगर इंट्रोगेटिव की आ जाए तो सेकंड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी शो करता है, लेकिन विल ये विलिंगनेस, इंटेंशन या फेवर को शो करता है। थर्ड पर्सन के साथ सामान्य एफर्मेटिव या नेगेटिव में शैल का प्रयोग कमांड को दिखाएगा, लेकिन विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी शो करता है। और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल का प्रयोग इनडायरेक्ट कमांड को दिखाता है, लेकिन विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये शैल, विल और फॉर सिंस का प्रयोग था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ बच्चे को पहली बार समझाने के लिए सिंपल सेंटेंस से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, पर होता नहीं है। ये सारी डिटेल के लिए वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट। आपके कमेंट से मुझे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को शामिल करने का एक आइडिया मिलता है। अगला वीडियो किस पर मैं बनाऊं ये भी अगर आप कमेंट करें तो ये भी मेरे ख्याल में रहेगा और उसको भी मैं ध्यान में रखूंगा। आप इस चार्ट को समझने के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।